गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.4। इसमें पूछा है उपसारणिक और सहखंड। तो माइनर एंड को फैक्टर किस प्रकार ज्ञात करते हैं अपन। तो यह यदि एक सारणिक दिया है तो ए आई जे यानी ए आई जे हो गया इसका एक अवयव। तो आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। तो इसका मतलब अगर हम A11 लिया हमने तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो A11 का मान होगा 1, A11 का मान 1। यदि उसके उपसारणिक यानी हमें माइनर ज्ञात करना है तो इसे M11 लिखेंगे। तो M11 किस प्रकार ज्ञात करते हैं, A11 यानी यह अवयव 1 का उपसारणिक ज्ञात करना है यदि हमको, तो यह पंक्ति छूट जाएगी और यह स्तंभ छूट जाएगा, यानी आ जाएगा 4। यानी M11 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ। अब A11 यानी एक अवयव है तो A11 का मान तो 1 है, यह वाला। अब A11 यानी AIJ, इसका मतलब एक पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का सहखंड A11। अगर यह स्मॉल में लिखा है तो कहलाया यह अवयव यानी A वाला A11। लेकिन यदि A11 कैपिटल में लिखा है इसका मतलब है एडजॉइंट यानी सहखंड। इसका सहखंड किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो A11 का मान निकालेंगे हम। यहाँ A11 का मान इस प्रकार निकालते हैं कि जैसे A11 बराबर, यहाँ पहले ऋण 1 पर रखेंगे अपन 1 धन 1 की घात, तो 1 और 1 तो यहाँ 1 धन 1। अगर यहाँ 12 है तो 1 धन 2, यहाँ 13 है तो 1 धन 3। यानी यदि ऋण 1 पर यहाँ 1 धन 1 यानी 2 सम संख्या की घात बनेगी तो आएगा धन, और यदि विषम संख्या की घात बन जाएगी जैसे 12 तो 1 धन 2 3 का मतलब ऋण 1 पर 3 की घात तो ऋण आ जाएगा, तब यहाँ आ जाएगा M11 इंटू M11। तो M11 का मान 4 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऋण ऋण का धन, तो इसका मान भी आ जाएगा धन का 4 यहाँ से। और यदि यहाँ A12 होता तो यहाँ ऋण आ जाता और ऋण की M12, तो M12 का मान किस प्रकार, यहाँ 12, यह 12 है तो A वाला छूट जाएगा और यह, यानी पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो ऋण का 2, लेकिन ऋण के 2 यह होंगे और ऋण इसमें भी आएगा तो ऋण ऋण का बन जाएगा धन का 2, यानी A12 का मान आएगा जो धन की 2 आ जाएगा। अब 2 का उपसारणिक लिखना है। 2 का उपसारणिक क्या कहलाया, M12। 2 का उपसारणिक यानी G2। इसका यदि हमने इसका उपसारणिक लिखना है तो यह पंक्ति छूट जाएगी और यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी तो ऋण की 2 आ जाएगा। अब यदि A12 का मान निकालना है, A12 का किस प्रकार निकालेंगे अपन, A12 का मान कैपिटल में A12 यह निकाला है तो ऋण 1 पर 1 धन 2 इंटू M12 का मान ऋण की 2 निकाला था अपन ने, और ऋण 1 पर 1 धन 2 यानी 3 की घात यानी विषम संख्या तो ऋण आ जाएगा। तो इसका मतलब ऋण की M12, तो ऋण की M12 का मान ऋण की 2 है तो यहाँ ऋण ऋण का हो जाएगा धन की 2। इसका मतलब A12 का जो मान होगा वो 2 होगा। तो इस प्रकार अपन को उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करनी है। इसके बाद सारणिक का मान इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, A11 इंटू A11, A12 इंटू A12, यहाँ अवयव और यह सहखंड। वो बोलेंगे कि R1 या R2 या R3 के अवयव और सहखंड की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, या C1 C2 C3 के अवयव और सहखंड से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके यह सूत्र होते हैं, इससे भी सारणिक का मान आ सकता है 21 21, A22 A22, A23 A23। इसका मतलब यदि हम दूसरी पंक्ति के अवयव और सहखंडों के प्रयोग से सारणिक का मान निकालना है तो यह वाला सूत्र हो जाएगा। यदि हमें पहली पंक्ति पहले स्तंभ यानी C1 के अवयव और सहखंड से ज्ञात करना है तो यह वाला सूत्र लग जाएगा कि A11 21 21 31। लेकिन यहाँ अगर 11 है तो यहाँ A का मान भी, इसका जो सहखंड होगा वो A11 ही होगा। यदि यहाँ आपने सहखंड बदल दिया तो पूरा 0 बन जाएगा, इसका मान 0 हो जाता है। यदि यहाँ 11 है यहाँ 21 कर दिया आपने तो इसका मान क्या बनने लगेगा, 0। लेकिन यदि यहाँ A11 21 31, इसका मतलब C1 के अवयव और सहखंड की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके जो इन कोई भी सूत्र लगा दें तब भी सारणिक का मान आ सकता है इससे। इसका पहला सवाल है कि 2 ऋण 4 0 3 सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो उपसारणिक यानी माइनर और सहखंड यानी कोफैक्टर लिखना है अपन को। तो A11, अब A11 यानी अवयव हो गया तो A11 का मान कितना है, 2।
अब ये इसी का अगर हमने यह समझाया है पहले, A11 का मान 2 है, तो M11 का मान, तो जब दो M11 का किस प्रकार निकालेंगे, यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा यानी 3 आ जाएगा। अब यदि हमको A11 यानी सहखंड ज्ञात करना है उसका, तो पहले ऋण 1 पर 1 धन 1 की घात इंटू M11, तो ऋण 1 पर 1 धन 1 यानी सम संख्या की घात आ जाएगी, तो यह तो धन बन जाएगा, यह धन इंटू M11, M11 का मान कितना है 3, तो यहाँ तो धन आ रहा था, लेकिन यदि 12 का मान निकालते तो ऋण आता, और M12 का मान में M12 का जो मान आता है उसमें ऋण का गुणा होकर यहाँ पर मान आ जाता है A12 का। तो इस यहाँ से हल करें कि 2 का उपसारणिक, यह 2 है तो इसका उपसारणिक यह छूट जाएगा, यह तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का उपसारणिक M11, यह M11 हो गया। अब ऋण, अब 0, यहाँ ऋण 4 यानी ऋण 4 का उपसारणिक, तो यह छूट जाएगा, स्तंभ और यह पंक्ति तो 0 आ जाएगा, लेकिन यह 0। इसी प्रकार 0 का, तो यह छूट गया, यह छूट गया, ऋण के 4 M11। यहाँ 3 का निकालेंगे तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, ये 2 आ जाएंगे, यानी यह हो गया 11, 12, यहाँ 21 और 22। 21 इसलिए इसकी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। तो यह ज्ञात कर लिए। सहखंड की गणना किस प्रकार करनी है कि A11 का मान, तो ऋण 1 पर 1 धन 1 इंटू M11, तो M11, 12, 21, 22 के मान निकाले हैं, तो यहाँ रखते चल रहा है। ऋण 1 पर 1 धन 1 यानी 2 की घात, तो सम की घात आ रही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा धन, तो धन बन जाएगा इंटू M11, तो M11 का मान 3 है तो धन की 3 ही होंगी। A12 का मान निकालना है, तो ऋण 1 पर 1 धन 2 यानी 3 विषम संख्या, तो यहाँ ऋण आ जाएगा, और M12 का मान कितना है 0, तो ऋण का गुणा भी 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 21 का मान निकालेंगे तो ऋण 1 पर 2 धन 1 यानी 3, तो विषम संख्या, तो ऋण ही आ जाएगा, और M21 का मान ऋण के 4 है और ऋण यहाँ आ रहा है तो धन के 4 बन जाएंगे। A22 का मान निकालना है, तो ऋण 1 पर 2 धन 2 यानी सम संख्या की घात यानी 4, तो यहाँ तो धन बन गया इंटू M22 का मान 2 है तो यह 2 ही हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, जी दी है, उपसारणिकों की गणना करनी है अपन को। उपसारणिकों की गणना यानी M11, तो देखो M11 का मान, यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, यह बचेगी, यह लिख दिए। इसका 1 का 1 में गुणा 1, इसका 0 में, तो यह सारणिक की मान ज्ञात करनी है। यहाँ से 1 गुणित 1 यानी 1, 0 गुणित 0 तो 0 बराबर 1। M12 का मान तो 12 यह, तो यह छूट गया, यह तो 0 0 0 1, सारणिक से इसका मान निकालते चलेंगे। 0 का 1 में गुणा 0 का 0 में तो 0। M13 का मान यह 13, ये छूट जाएंगे, 0 0 1 0, तो इसका इसमें 0 0 का 1 में 0 0 ही आएगा। M21 का मान यह 21, तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, 0 0 0 1, इससे गुणा तो 1 0 का 1 में 0 1 0 का 0 में 0 बराबर 0। M22 का मान निकालेंगे तो यह है 22, तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, 1 0 0 1, यह तो 1 का 1 में 1 ऋण 0 यानी 1 ही आ जाएगा। M23 तो 23 यह है, तो यह पंक्ति यह स्तंभ, तो 1 0 0 0, यह तो 0 ही आएगा, इसका इसमें तो 0 आ गया। M31 का मान निकालें, M31 का तो यह 31 है, तो यह पंक्ति स्तंभ, तो 0 1 0 0 जी, तो इसका हल करेंगे तो 0 ऋण 0 बराबर 0। M32 का मान निकालेंगे, 32 तो यह स्तंभ यह पंक्ति 1 0 0 0, इसका मान भी 0 आएगा। M33 जब यह लेंगे तो यह और यह छूट जाएगा, 1 0 0 1, इसका 1 में तो 1 ऋण 0, M33 का मान। अब सहखंड की गणना किस प्रकार ज्ञात करनी है, A11, 11 में क्या आएगा धन, और बाकी का M11 का गुणा हो जाता है उसमें, तो 1 ऋण 1 पर 1 धन 1 की घात, इसका मतलब 2 की घात, तो ऋण 1 पर 2 की घात तो क्या आ जाएगा धन, और इंटू M11 का मान 1 है तो इसलिए 1 आ जाएगा। A12 का मान निकालेंगे तो यहाँ तो आएगा ऋण, क्योंकि 1 धन 2 3, तो ऋण 1 पर 3 की घात यानी ऋण, लेकिन यहाँ M12 का मान 0, तो 0 में ऋण का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 13 का मान इसी प्रकार, 13 का मान तो 1 धन 3 यानी 4 की घात इंटू M13 का मान 0 है, तो यहाँ 0 में तो ऋण का गुणा करें या धन का तो 0 ही आएगा। 21 का मान ऋण आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, तो ऋण आएगा, लेकिन M21 का मान कितना है 0, तो ऋण 0, इसका मतलब 0। इसी प्रकार M22 का मान 22 में धन आएगा, क्योंकि 2 और 2 4 धन में तो सम,
तो धन ही आएगा अगर सम संख्या है तो यह 22 का मान, यह 23 का ऋण का 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा। यहाँ 31 में क्या आएगा, 31 का मान था 0 तो यह 3 और 1 4 तो 4 की घात यानी धन आएगा, लेकिन यहाँ 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ 32 में ऋण आएगा लेकिन 0 है तो इसका मतलब 0 ही आएगा। 33 में 3 और 3 6 यानी ऋण 1 पर 6 की घात यानी सम संख्या की घात तो धन आएगा और m 33 का मान 1 है तो कोई अंतर नहीं आएगा, यह आगे। तो यह अपन ने उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर दिए। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरी पंक्ति यह है तो यह 21 का मान 2 हो जाएगा, a22 का मान 0 और ये 23 का मान 1। तो यह तो अवयव, अब इसके सहखंड निकालें a21 तो देखो ये 21 किस प्रकार निकालेंगे। जब यह 21 लेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, 3 8 2 3 यह आ जाएंगे। लेकिन 21 में क्या आ जाएगा, ऋण 1 पर 2 धन 1 की घात तो आएगा ऋण, तो यहाँ लगाना है ऋण। तो यह ऋण 21 में ऋण आएगा, 22 में धन, 23 में फिर ऋण। इसका मतलब जब विषम संख्या तो ऋण और सम संख्या तो धन, तो यहाँ ऋण। यह सारणिक में इसकी मान निकालें, 3 त्रिका 9 2 8 16 तो यहाँ आ जाएंगे ऋण के साथ और ऋण का धन के साथ। यहाँ a22 का मान किस प्रकार, यह 22 है तो यह पंक्ति यह स्तंभ 5 1 8 3 यह सारणिक में, लेकिन 22 में धन आएगा तो 5 3 15 8 1 8 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे। a23 का मान निकालें, यह 23 तो यह पंक्ति यह स्तंभ छूट जाएगा, 5 3 1 2 5 3 और 1 2 बचेगा क्योंकि 23 में तो यह और यह छूट जाएगा 5 3 1 2 तो इसका मतलब 23 का मान निकालेंगे। 23 में यहाँ ऋण आ जाएगा क्योंकि ऋण 1 पर 2 धन 3 यानी 5 की घात विषम संख्या की तो ऋण 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, लेकिन यह ऋण तो पहले से ही लगा है तो यहाँ बचेंगे 7 तो ऋण के 7 हो जाएंगे। तो सारणिक का मान दूसरी पंक्ति के अवयवों और सहखंडों के प्रयोग से ज्ञात करना था। तो a21 इंटू a22 a22 इंटू a22 a23 इंटू a23 इनके मान रख दिए। 21 का मान 21 का मान 22 अवयव का मान, यहाँ सहखंड का मान, यहाँ a23 का मान a23 का मान, इनको हल कर दिए। 7 दूनी 14 यहाँ 0 आ जाएगा ऋण के साथ, 14 में से 7 जाएंगे यह 7 बच जाएंगे, यह सारणिक का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पांचवा जो विकल्प है, पहले हम पांचवा बता दें यही कि सारणिक बराबर यहाँ यह दिया है पांचवा में, और aij का सहखंड aij हो तब इसका जो मान सारणिक का किस प्रकार निकालते हैं। देखो ये 11 है, यहाँ a11 चाहिए था लेकिन यहाँ 31 है इसलिए यह क्रॉस हो गया, यह तो हो नहीं सकता है। यहाँ a11 यहाँ a11 ये तो सही है यहाँ, लेकिन a12 यहाँ 21 आ गया इसलिए यह भी क्रॉस, इससे भी सारणिक का मान नहीं निकाल सकते। यहाँ 21 यहाँ a11 इसका मतलब इससे भी नहीं निकाल सकते। यहाँ देखते हैं a11 21 31 इसका मतलब C1 के अवयव और सहखंड से सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है, उसी का यह सूत्र लिखा है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका चौथा क्वेश्चन दिया है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से है। तो तीसरे स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ यह है तो a यहाँ हो जाएगा a13 का मान, यहाँ a13 का मान कितना हो गया yz, यहाँ 23 का मान zx और a33 का मान हो जाएगा यहाँ xy। तो यह हमने तीसरे स्तंभ के अवयव लिख लिए, a13 a23 और a33, ये 13 23 और 33 के मान लिख लिए। इसकी सहायता से ज्ञात करना है तो a13 का मान किस प्रकार निकालेंगे, जब a13 है तो a13 का मान निकालेंगे। ये a13 है तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, 1 1 yz तो 1 लिख लिए। 13 में क्या आ जाएगा, 1 और 3 4 सम संख्या तो धन, इसका गुणा कर दें, 1 का z में 1 का y में तो यह आ गया। इसी प्रकार ये 23 में ऋण आएगा, 23 में यह 23 तो यह छूट जाएगा, यह तो 1x 1 z बचा ऋण, तो 1 का z में z 1 का x में x, लेकिन ऋण है तो यहाँ चिन्ह पलट जाएंगे, x ऋण z हो जाएगा। यहाँ a33 का मान निकालना है तो यहाँ धन 33 में धन आ जाएगा, 33 में यह छूट गया 1 1 xy, तो 1 का y में y और 1 का x में x। अब यह हमने सूत्र लगा दिया सारणिक का कि ये 13 ये 23 1 33 और 33 तीसरे स्तंभ की सहायता से हल करनी है, तो इनके मान रख दिए है हमने। a13 का मान a23 यहाँ 33 यहाँ 33 और यह a33, इनका गुणा कर दिया yz का z ऋण y में तो y z वर्ग y वर्ग z, ये है इसका गुणा कर दिया।
तो जैसे ही अपन गुणा करते हैं तो x के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखें। तो x की घातांक सबसे बड़ी x की घात कौन सी है, एक zx वर्ग है और एक है x वर्ग y। पहले x के घातांक अवरोही में, तो यह लिख दिया और यह। अब तीसरा पद कौन सा लिखना है, यदि x के साथ z है तो तीसरा पद में भी x और z ही होनी चाहिए। तो तीसरे पद में x z वर्ग यह मिल गया और चौथा पद x y, तो यह बचा। अब दो पद ऐसे बचे जिसमें x नहीं है, तो एक a वाला पद और एक a वाला, तो ये दो बाद में लिख दिए अपन ने। यहाँ से x वर्ग कामन तो z ऋण y बच जाएगा, यहाँ x कामन तो z वर्ग, लेकिन ऋण कामन है तो यहाँ x तो कामन निकल जाएगा, ऋण का y वर्ग बचेगा। यहाँ बाई जेड वर्ग बाई वर्ग जेड, तो बाई जेड यहाँ से कामन ले लिए दोनों में से, तो बाई जेड कामन आ जाएगा, तो यहाँ जेड बचेगा, यहाँ बाई बच जाएगा। जेड ऋण वाई, इसके दो सूत्र हो गए, एक बार धन और एक बार ऋण, यह धन और यह ऋण वाले, ए वर्ग ऋण बी वर्ग की शर्त समीकरण के लगा दी। अब जेड ऋण वाई तीनों में है, तो जेड ऋण वाई उभयनिष्ठ ले लिया, तो जेड ऋण वाई कामन, तो यह एक्स वर्ग ऋण एक्स जेड धन वाई बचेगा, यह कामन निकल गया है, वाई धन जेड बचा। ऋण एक्स का इसमें फिर गुणा करेंगे, जिस प्रकार यहाँ गुणा तो एक्स के घातांक अवरोही क्रम में, यहाँ गुणा तो अब होंगे बाई के घातांक अवरोही क्रम में। तो ऋण एक्स का इसमें गुणा कर दिया बाई के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर। तो पहले जेड ऋण बाई तो कामन है, तो बाई के घातांक एक यह बाई इसमें है बाई और एक इसमें है, तो यह लिख दिए। दो पद बचे, एक ऋण का एक्स जेड एक एक्स वर्ग, यह लिख लिए। यहाँ से हमने बाई कामन निकाल दिया, तो जेड ऋण एक्स बचेगा, यहाँ ऋण का एक्स कामन, तो जेड ऋण एक्स बच जाएगा। यहाँ जेड ऋण एक्स दोनों में से कामन आ गई, यहाँ बाई ऋण एक्स बचेगा, यह कामन निकल गया। तो बाई ऋण एक्स किस प्रकार हल करती है, यह चक्रीय क्रम में लिखनी, तो एक्स ऋण वाई बाई ऋण जेड जेड ऋण एक्स। तो देखो एक्स इसको हम लिख रहे हैं चक्रीय क्रम में, तो एक्स ऋण वाई बाई ऋण जेड जेड ऋण एक्स। तो एक्स ऋण वाई यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ बाई ऋण एक्स था तो ऋण एक कामन आ गया इसका। लेकिन फिर दूसरा देखिए अपन ने बाई ऋण जेड, तो यहाँ जेड ऋण वाई था, इसमें भी ऋण कामन, तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा, इससे ऋण कामन इससे ऋण कामन तो धन। अब यहाँ बचेगा जेड ऋण एक्स। अगर एक परिवर्तन हो रहा एक्स ऋण वाई का बाई ऋण एक्स होगा एक, तब एक ऋण कामन आएगा, लेकिन दो कामन निकलेंगे, जब दो पलट जाएंगे एक बाई ऋण एक्स से एक्स ऋण वाई, तो दोनों का ऋण ऋण कामन तो धन बन जाएगा। यह चक्रीय क्रम में लिखना है, तो यह सारणिक का आंसर हो गया। यह प्रश्नावली अपनी पूरी समाप्त हुई।